बच्चों लोग आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाला है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में। हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, अब सेल का दो टाइप होता है, एक होता है गैल्वेनिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो सेल का दो टाइप है, एक है गैल्वेनिक सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, आपका जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है इसका। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो उसका यूज करके केमिकल रिएक्शन ऑकर करेगा, केमिकल रिएक्शन ऑकर करेगा। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल का, तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या है, तो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो केमिकल रिएक्शन अपने आप ऑकर कर रहा होगा, जितना हम लोग बैटरी यूज करते हैं, और बैटरी जो भी यूज हम करते हैं उस बैटरी के अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन ऑकर करेगा, और केमिकल रिएक्शन का जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में चेंज होता है, वो चेंज होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रहा मतलब क्या होगा, खुद से ऑकर कर रहा होगा। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे हैं ये होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी अपने आप ऑकर करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर केमिकल रिएक्शन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि गैल्वेनिक सेल का जो केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। तो अगर स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, तो डेल्टा जी उस प्रोसेस का नेगेटिव होगा। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ध्यान देना, डेल्टा जी और सेल के वोल्टेज, सेल के पोटेंशियल में एक रिलेशन दिया हुआ है। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन और सेल का जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू बोला गया है माइनस एन एफ ई। यहाँ पे एन क्या होता है, यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involved in the process, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये हो गया एन। एफ क्या है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू एफ का वैल्यू होता है 96500 कूलम। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। और ई जो होता है, ई का मतलब होता है सेल का वोल्टेज, सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल बोला जाए। ठीक है, तो डेल्टा जी और ई का रिलेशन वो क्लियर है। अब ध्यान ना, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव है तो यहाँ पे ई ऑफ द सेल क्या होगा, तो देखोगे डेल्टा जी चूंकि नेगेटिव है, यानी ये चीज नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ बाहर, यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अल्टीमेटली ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एन पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव है। एन और एफ दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस जो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ई हो जाएगा पॉजिटिव। यानी इस केस में आपका जो ई सेल है, ई सेल हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी गैल्वेनिक सेल का जो ई नोड यानी बैटरी का जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव का मतलब सेल इज फिजिबल, पॉजिटिव का मतलब सेल इज वर्किंग,
सेल इज फीजिबल और सेल इज वर्किंग। आपका बैटरी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, ये रहा ऑल अबाउट गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान मान लो कि हम लोग एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं, वाटर को तोड़ना चाहते हैं, वाटर को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी वाटर को तोड़ना चाहते हैं H2O2 एंड O2, H2 में प्लस O2 में। अब वाटर ब्रेक तो होता नहीं है, वाटर खुद से तो ब्रेक होता नहीं है, यानी जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। दिस रिएक्शन इज क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप ऑकर तो करेगा नहीं है, तो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, दिस रिएक्शन इज क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब ध्यान देना, अब इस अगर ये कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हम करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑकर कब करेगा, हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही होता है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो तो उसमें हम लोग करते क्या है, हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, उससे केमिकल रिएक्शन ऑकर करता है। तो जो केमिकल रिएक्शन ऑकर करेगा वो अपने आप तो ऑकर नहीं कर रहा है, हम एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे तभी ऑकर करेगा। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन का टाइप होगा, ये टाइप कैसा होगा, ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और हम थर्मो से जानते हैं कि आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है पॉजिटिव। क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव। तो डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा जी और ई का रिलेशन को पता है, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो आपका एन भी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ई क्या होगा, ई नेगेटिव होगा। यानी जिस भी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कर रहे हैं उसका ई नेगेटिव होता है, रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है। ठीक है, उसको बाहर से एनर्जी देकर हम फिजिबल बनाते हैं। ई नेगेटिव का मतलब क्या है, ई नेगेटिव का मतलब आपका उस रिएक्शन से एनर्जी आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर रिएक्शन से एनर्जी निकालने का मतलब होता है उसका ई पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस रिएक्शन का ई नेगेटिव है, यानी रिएक्शन खुद से ऑकर नहीं करेगा, रिएक्शन खुद से ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, बुझा ना, जो सेल है सेल का अपना एक एनोड होता है, कैथोड होता है। सेल का अपना एक एनोड होगा, एन कैथोड होगा। ठीक है, तो सेल का एनोड और कैथोड होता है, यानी दो एंड होता है सेल का। ठीक है, किसी भी सेल में चाहे वो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे गैल्वेनिक हो, तो सेल का दो टाइप पढ़ लिए हम लोग, चाहे गैल्वेनिक सेल हो या चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। ठीक है, ठीक है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इसके पास दो एंड होगा, एनोड कैथोड होगा। समझा ना, एनोड एनोड पे क्या प्रोसेस होता है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या प्रोसेस होगा, तो बोला गया कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है और कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल का, तो गैल्वेनिक सेल का भी अपना एनोड कैथोड होगा। ए मतलब एनोड, सी मतलब कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी अपना एनोड कैथोड होने वाला है। इसका ए मतलब एनोड, सी मतलब कैथोड। तो ध्यान देना, इस पे इसका एक साइन होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो एनोड का साइन गैल्वेनिक सेल में, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का,
इसमें एनोड का साइन पॉजिटिव होता है और कैथोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बट हम यही साइन का बात करते हैं आपका गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। रिवर्स क्यों होता है चलो आगे सीखेंगे। जब हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एनोड नेगेटिव से क्यों होता है और कैथोड पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। किसी का भी, चाहे एनोड हो गैल्वेनिक का या चाहे अल्ट्रालाइटिक सेल का हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन होगा। कैथोड पे रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, चाहे सेल टाइप कुछ भी हो, चाहे सेल टाइप कुछ भी हो, प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस में कोई चेंज मत करना है। ठीक है, अल्ट्रालाइटिक सेल का जो एनोड होता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक, अब ध्यान ना, आपको इस चीज समझ में आना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड जो है, एनोड पे कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है, एनोड चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। एनोड चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एनोड अट्रैक्ट negative and cathode attract पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान देना, एनोड नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये रहा अपना बेसिक डिस्कशन। हम लोग आज पढ़ेंगे फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे मेजर चीज होता है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। ठीक है, तो हम लोग फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसको सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फैराडे लॉ, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेसिस जो न्यूमेरिकल होता है उसको हम सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ध्यान देना। तो आपको कुछ वैल्यूज को याद करना है। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से, ये वैल्यू निकल के आता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 96486, इतना कूलम होता है। अब इसी वैल्यू को आसान लिखने के लिए इसको हम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 96500 कूलम। मतलब 96486 को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं किसमें, 96500 कूलम। यानी ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम क्या बोलेंगे अब, 96500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम। और इसी को बोला गया है 1 फैराडे, यानी बोलते हैं ना एफ मतलब फैराडे। तो फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम। ये होता है फैराडे का वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी कभी कुछ टर्म आएगा इसमें, करंट इफिशिएंसी। तो करंट इफिशिएंसी का मतलब क्या होगा जी, तो करंट इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप कितना करंट पास किए हो, सिस्टम में कितना करंट जा रहा है और सिस्टम उस करंट में से कितना करंट को कंज्यूम कर रहा है। तो करंट कंज्यूम बाय करंट पास्ड, यहाँ पे जो आई है सिंबल ऑफ करंट है। ठीक है, तो करंट कंज्यूम बाय करंट पास इनटू 100 होता है करंट इफिशिएंसी।
अब करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, ऊपर नीचे दोनों टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट इंटू टाइम क्या होगा, चार्ज होता है, तो नीचे वाला हो जाएगा चार्ज पास्ट, कितना चार्ज आप पास किए हो और उसमें से कितना चार्ज कंज्यूम हुआ है, कितना चार्ज कंज्यूम हुआ है। तो इसमें तो ऊपर हो जाएगा क्यू कंज्यूम, नीचे हो जाएगा क्यू पास्ट इंटू 100। तो ये जो टर्म हम नया टर्म बनाया है, यानी ये टर्म होगा, तो इस टर्म को बोलते हैं चार्ज एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको हम, चार्ज एफिशिएंसी। तो हमको दिखाना क्या चाह रहे हैं, करंट एफिशिएंसी एंड चार्ज एफिशिएंसी दोनों क्या है, दोनों सिमिलर टाइप का है, दोनों क्या है, सिमिलर टाइप का है। ठीक है, अब ध्यान देना। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ। तो देखो फैराडे का लॉ, कुछ दो लॉ होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट हम लोग पहले सीख लेते हैं कि क्वेश्चन अगर उससे बेस्ड रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी फैराडे लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ लॉ का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फैराडे लॉ का क्वेश्चन को हम लोग सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो बोला गया है कि आपको चार्ज निकालना है फॉलोइंग प्रोसेस में। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अगर आपको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको बताओगे चार्ज कितना, आपको चार्ज कितना यूज़ करना पड़ेगा। आपको 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको बताना है कि कितना चार्ज यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान देना, इस प्रोसेस को कैसे सोचोगे, यानी आपको कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए कहाँ से, तो कैल्शियम को आपको कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम चाहिए। ठीक है, और कितना कैल्शियम चाहिए, तो 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको देखना है कि जहाँ से आपको कैल्शियम निकालना है वहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपको पता है कि CaCl2 में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जी, तो +2 स्टेट में होगा। तो +2 स्टेट से आपको कैल्शियम चाहिए, आपको ध्यान देना। तो अगर +2 से कैल्शियम चाहिए तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक कैल्शियम लाने के लिए कैल्शियम +2 कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो एक कैल्शियम के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो अगर आपको 1 मोल अगर चाहिए, ध्यान देना, तो अगर 1 मोल अगर कैल्शियम चाहिए, तो अगर एक कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल कैल्शियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो 1 मोल कैल्शियम के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो बस ये है ना कि अगर एक कैल्शियम के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 2 फैराडे, क्या होता है 2 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा, 2 फैराडे। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 2 फैराडे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको 1 मोल कैल्शियम चाहिए तो आपको 2 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कितना चाहिए, कैल्शियम को 20 ग्राम चाहिए, आपका कैल्शियम चाहिए 20 ग्राम। तो ध्यान देना, 20 ग्राम में मोल कितना होता है कैल्शियम का, तो मोल होता है हाफ। 20 ग्राम का मतलब क्या होगा, हाफ मोल। आपको पता है कि आपको हाफ मोल चाहिए, और तो वन मोल के लिए आपको चार्ज 2 फैराडे चाहिए, तो हाफ मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे। तो 20 ग्राम का मतलब हाफ मोल होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपको चार्ज चाहिए होगा 1 फैराडे। तो इसमें यानी आपको 20 ग्राम कैल्शियम लेने के लिए आपको चार्ज कितना पास करना पड़ेगा, तो बोलोगे आप 1 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा, आपको 1 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो चलो तो पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर। नहीं, ठीक है, चलो सही है। तीसरे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो थोड़ा सा। आपको L2O3 से
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिख रहा होगा आपको ध्यान से, आपको अल्युमिनियम चाहिए, आपको अल्युमिनियम निकालना है। क्या निकालना है आपको? अल्युमिनियम निकालना है। कितना निकालना अल्युमिनियम? तो बोला कि अल्युमिनियम का 40 ग्राम चाहिए आपको, अल्युमिनियम का 40 ग्राम चाहिए। कहाँ से निकालना आपको? तो L2O3 से चाहिए, ठीक है। तो कितना चार्ज यूज करोगे इन टर्म्स ऑफ फैराडे बताएंगे फास्ट, जल्दी से। तो बच्चों लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अल्युमिनियम चाहिए, ठीक है। कहाँ से? L2O3 चाहिए। तो आपको देखना है कि L2O3 में एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है। तो आपको पता है कि L2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो अगर +3 स्टेट से अगर हमको एल्यूमिनियम चाहिए तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा सिस्टम में? 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए आपको 3 यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज करना पड़ेगा, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन को आपको यूज करना पड़ेगा। यानी क्या होगा, आपका चार्ज कितना होगा? तो चार्ज होगा 3 फैराडे। क्या होगा? चार्ज होगा 3 फैराडे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का मोल निकाल ले, तो एल्युमिनियम का मोल मास 27 होता है। तो यहाँ पे इसका मोल कितना होगा? तो 40/27 होगा। तो अगर 1 मोल एल्युमिनियम के लिए आप 3 फैराडे चार्ज यूज कर रहे हो तो 40/27 मोल के लिए कितना चार्ज यूज करोगे? तो इंटू 3 कर देना। तो इंटू 3 करोगे तो आपका फैराडे आ जाएगा, 40/9 फैराडे आ जाएगा। तो अगर 1 मोल के लिए 3 फैराडे है चार्ज, तो मतलब 40/27 मोल के लिए कितना होगा? तो 40/9 फैराडे होगा। यानी चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 40/9 फैराडे। और इन टर्म्स ऑफ कूलम क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ कूलम क्या निकालेंगे तो क्या होगा? तो फैराडे का वैल्यू को पुट कर देना, 96500 कूलम। तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ कूलम, ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ कूलम, ठीक। अब ध्यान ना, H2O, अगर आपको वाटर से 1 मोल O2 चाहिए तो कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? ध्यान ना, वाटर में O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जी? तो वाटर में O का ऑक्सीजन -2 होता है। तो -2 से O2 बनाना है तो आपको 2 ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में कितना नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ पे क्या 0 स्टेट है। यानी पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी आपका 1 मोल ऑक्सीजन बनने में 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इसका मतलब अगर हम 1 मोल अगर O2 बनाएंगे तो आपको 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 फैराडे। क्या हो जाएगा? 4 फैराडे। यानी 1 मोल O2 के लिए आपका 4 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यानी जो चार्ज का वैल्यू है वो हो जाएगा 4 फैराडे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक। इसमें ध्यान दोगे Fe2O3 से FeO, ठीक है। हम आपको Fe2O3 से FeO चाहिए, ठीक है। इसमें आपको आपको इसका एक्चुअली ग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान देना, ऐसा बोल सकते हैं कि Fe2O3 से हमको FeO चाहिए 1 मोल। तो ध्यान देना, सिंपल से ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में आप चेक करो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है।
तो जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो आपका जो ऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस चेंज हो रहा है आयरन का। तो यहाँ पे आयरन ध्यान देना, क्योंकि आपको इसका 1 मोल चाहिए, क्योंकि आपको इसका 1 मोल चाहिए, तो उसमें इसके 1 मोल में आयरन का, आयरन भी 1 मोल होगा। तो आयरन का 1 मोल ले लिया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 स्टेट होगा। तो यहाँ पर अगर आयरन 1 मोल है तो यहाँ भी आयरन को 1 मोल लेना है, और यहाँ का आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अल्टीमेटली 1 मोल +3 स्टेट को 1 मोल +2 में चेंज करने में कितना इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा, 1 यूज करना पड़ेगा। यानी इस पूरे प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन का कितना मोल यूज होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा। यानी चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 फैराडे। क्या हो जाएगा, 1 फैराडे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप निकल नाइट्रेट, आप एक सॉल्यूशन लिए हो निकल नाइट्रेट का, जिसमें निकल का स्टेट +2 स्टेट है, नाइट्रेट आयन है। तो ये 2 आयन आपके पास है। अब बोला गया है इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यूजिंग प्लैटिनम एनोड इन प्लैटिनम कैथोड, ठीक है। तो बोला है कि अगर हम इस प्रोसेस में अगर हम करंट यूज करेंगे 5 एम्पेयर का, और टाइम जो होगा इन 20 मिनट्स का टाइम के लिए हम करंट को पास करते हैं, तो करंट होगा का वैल्यू है 5 एम्पेयर, और करंट को जो पास किया हो वो 20 मिनट के लिए पास किया हो। तो बोला गया है अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी आपका निकल का कितना अमाउंट कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। ये ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, Na+2 है, क्या है, तो Na+2 कहाँ अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड का साइन नेगेटिव होता है और एनोड का पॉजिटिव होता है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो Na+2 अट्रैक्ट कहाँ होगा, कैथोड पे, और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। यानी कैथोड पे रिएक्शन क्या होने वाला है, निकल +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल के फॉर्म में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। तो आपको बताना है कि जो निकल डिपॉजिट कर रहा है इसका कितना वेट होगा, और आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि मोलर मास ऑफ निकल को 58 मानना। तो मोलर मास ऑफ निकल जो होगा Ni होगा, उसका वैल्यू हम दे दे रहे आपको इक्वल टू 58 ग्राम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, फास्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। पहले आप क्या करो, आप करंट का वैल्यू पता है आपको और टाइम पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लो। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो पहले आप चार्ज निकाल लो, ध्यान देना। तो पहला काम किया हम लोग, चार्ज कितना, तो टाइम को चेंज करो सेकंड्स में, तो सेकंड कितना, 20 मिनट्स में कितना सेकंड्स होगा, तो 1200 सेकंड्स होगा। इसका मतलब जो चार्ज का वैल्यू है, वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा 6000 कूलम होगा, ठीक है। आपको पता है कि निकल को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 मोल निकल के लिए 2 फायदे पास करना पड़ेगा। अगर आपको 1 मोल निकल चाहिए, 1 मोल निकल के 2 फायदे पास करना पड़ेगा, और 2 फायदे का जो वैल्यू होता है चार्ज का होगा 19300 कूलम होगा। 96500 कूलम था ना, इतना होता है 1 फायदे का वैल्यू। तो 2 फायदे का वैल्यू कितना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हो जाएगा। तो 2 फायदे का वैल्यू हो जाएगा
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चे लोग, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा ये 193, यहाँ पे 3 जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो होगा, 2 फाटे का वैल्यू में जीरो को एक और करोगे, 3 जीरो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो इतना चार्ज पास करने पे 1 मोल निकल डिपोजिट करता है, ये चार्ज, ये 2 फाटे चार्ज है, 2 फाटे का मतलब इतना कूलम पास करने पे 1 मोल डिपोजिट करता है, तो 1 कूलम पास करने पे, 1 कूलम चार्ज पास करने पे कितना मोल निकल डिपोजिट करेगा, तो 1/193 डबल ट्रिपल जीरो मोल ऑफ निकल डिपोजिट करेगा। तो एक्चुअली हम चार्ज कितना पास किए जी, चार्ज हम पास किए 6000 कूलम, तो 6000 कूलम पास करने पे कितना कितना मोल निकल डिपोजिट करेगा, तो 6000 कूलम पास करने पे आपका जो निकल का मोल होगा वो होगा 1/193 ट्रिपल जीरो इंटू 6000 होगा, इतना मोल होगा। इसमें से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो बचेगा अपने पास 6/193 मोल ऑफ निकल। इतना निकल क्या होगा, इतना निकल आपका डिपोजिट करने वाला है, इतना निकल आपका डिपोजिट करने वाला है, ठीक। तो आपको मोल मिल गया, अब मोल मिला तो वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट कैसे निकालते हैं, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो वेट ऑफ निकल कैसे निकालेंगे जी, तो वेट ऑफ निकल निकालने के लिए मोल कितना निकला 6/193, इसको मल्टीप्लाई करना 58 से, तो आंसर हो जाएगा अराउंड 1.8 ग्राम। तो 1.8 ग्राम के आसपास आंसर होगा आपका, 1.8 ग्राम के आसपास आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। शुभम ठीक है बच्चा, स्नेहा, राजेश्वरी ठीक है, यस सर। दीपम, कान्हू ठीक बच्चा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन मेटलर्जी से लिंक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी से लिंक किया हुआ है, ठीक। उस क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज needed to produce 54 kg of aluminum. Find the amount of charge needed to produce 54 kg of aluminum and weight of anode consumed in the whole process. ठीक है, तो हॉल प्रोसेस के बारे में को समझा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हॉल प्रोसेस समझना पड़ेगा, और आपको क्या निकालना है समझो आप ध्यान से। ध्यान देना, हॉल प्रोसेस समझने के लिए ध्यान देना। इस प्रश्न में होता क्या है, हम लोग L2O3 का मोल्टन फॉर्म लेते हैं, इसका लिक्विड फॉर्म होगा, लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सा आयन होगा, एल्युमिनियम +3 आयन होगा, और क्या आयन होगा आपके पास ऑक्साइड आयन होगा, ठीक है। और हम लोग का जो इलेक्ट्रोड है एक कार्बन का बना होता है, तो अगर हम एनोड बोले या कैथोड बोले, एक ग्रेफाइट का बना हुआ होता है दोनों, ठीक है।
एनोड और कैथोड। तो कैथोड का चार्ज क्या होता है, कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है और एनोड का होता है पॉजिटिव। तो वो पता है कि कैथोड पे कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड पे पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, मतलब कैथोड पे रेडिएशन क्या होगा, तो कैथोड पे क्या होगा, L+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम बनाएगा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा आपका ऑक्साइड अट्रैक्ट होगा और यहाँ से ये O2 बनेगा। तो जब O2 बन रहा होगा तो यहाँ पे 2 ऑक्साइड यूज होगा और O2 बनने के प्रोसेस में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अब ध्यान ना, इस सिस्टम पर बोला क्या गया है कि आपका जो जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो कार्बन से बना हुआ है, यानी यहाँ पे जो है एनोड भी कार्बन का बना हुआ है, यानी ग्रेफाइट है, और कैथोड भी ग्रेफाइट होता है, मतलब कार्बन बना हुआ है। तो अगर आप एनोड के पास O2 गैस अगर बाहर निकलेगा और O2 गैस निकल रहा होगा, यानी O2 गैस अगर यहाँ से निकलेगा एनोड के पास से, तो कार्बन से रिएक्ट करेगा क्या, तो ये जो O2 गैस इवॉल्व कर रहा है ये क्या होता है, एक कार्बन से रिएक्ट करता है। तो कार्बन यानी एनोड से रिएक्ट करेगा, एनोड का मतलब क्या है, कार्बन है। तो कार्बन को बर्न करेगा, तो आपका जो O2 है कार्बन को बर्न करेगा और बर्न करके CO2 में चला जाएगा। तो ये जो कार्बन लिख रहे हैं, कार्बन क्या है, ये आपका एनोड है। तो बोला गया है इस प्रोसेस में एनोड का कितना अमाउंट कंज्यूम होगा, यानी कार्बन कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि आपको इस प्रोसेस में आपको एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करना है 54 kg। तो 54 kg प्रोड्यूस करना है, तो उसमें आपको आपको चार्ज पता करना है, आपको चार्ज पता करना है, यानी क्यू पता करना है। और सेम टाइम में आपका जो एनोड है, एनोड जो यहाँ पे है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, एनोड का यानी वेट ऑफ कार्बन कंज्यूम्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें फास्ट, आपको सारा प्रोसेस समझा दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। आप लोग को आंसर को फैराडे में बताना, मेरे को आंसर को इन टर्म्स ऑफ फैराडे बताओगे, मतलब चार्ज का वैल्यू जो है उसको फैराडे में बताना है, ठीक है।
चलो बच्चों, क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ और ध्यान देना। ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे अल्युमिनियम का 54 kg में कितना मोल होगा निकालना। पहले इसका मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वेट को ग्राम में चेंज करो। ग्राम क्या होगा? 54,000 इतना ग्राम होगा। उसको मोल से डिवाइड कर दो, तो मोल 27 होता है इसका। तो मोल कितना हो जाएगा? मोल हो जाएगा 2000 मोल हो जाएगा। तो आपको अल्युमिनियम का 2000 मोल निकालना है। आपको पता है कि अल्युमिनियम का एक मोल के लिए तीन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी एक अल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक मोल के लिए 3 मोल चाहिए। तो यही हम बोल सकते हैं कि एक मोल अल्युमिनियम के लिए तीन फैराडे चार्ज चाहिए, आपको 3 फैराडे चार्ज चाहिए, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे। एक मोल अल्युमिनियम के लिए आपको 3 मोल अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 फैराडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 फैराडे। तो 2000 मोल के लिए अल्युमिनियम के लिए आपको चार्ज कितना चाहिए होगा? तो 6000 फैराडे, यानी हर मोल के लिए 3 फैराडे। 2000 मोल के लिए क्या होगा? 6000 फैराडे। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6000 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, 6000 फैराडे हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका चार्ज का वैल्यू। ठीक, अब ध्यान देना, अगर तो चूंकि दोनों सर्किट आपस में कनेक्टेड है, तो जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ भी होगा। तो यहाँ भी जो जो चार्ज होगा अल्टीमेटली हो जाएगा 6000 फैराडे हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इतने चार्ज में कितना मोल O2 निकलेगा, कितना मोल O2 निकलेगा। तो ना, अगर हम 4 फैराडे पास करते हैं, तो 4 फैराडे से आपका O2 एक निकलता है, 1 मोल O2 निकलता है। ठीक है, 4 फैराडे से 1 मोल होगा, तो 6000 फैराडे से कितना मोल O2 होगा जी? तो उसको 4 से डिवाइड कर दे, तो इससे होगा O2 का मोल होगा 1500। तो 1500 मोल O2 प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का मोल मिल गया हमको 1500 मोल मिल गया, इसका मोल मिल गया मेरे को 1500 मोल मिल गया। यानी 6000 चार्ज अगर सिस्टम से हुआ होगा, तो O2 प्रोड्यूस होगा 1500 मोल। अगर 1500 होगा तो ध्यान देना, तो 1500 मोल अगर O2 अगर लेंगे हम, तो कार्बन का मोल कितना कंज्यूम होगा? तो भी 1500 मोल होगा। तो आपका जो मोल ऑफ, यानी इसका जो कार्बन का जो मोल कंज्यूम्ड है वो मिल जाएगा मेरे को 1500। तो 1500 मोल जो है कार्बन कंज्यूम हो रहा है। इसका वेट निकालना, तो वेट कैसे निकलेगा? तो वेट होता है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल मास कितना होता है? 12, यानी 1500 इंटू 12 कितना होगा? 18000, इतना ग्राम होगा। इसको केजी में चेंज कर दे, केजी में कितना होगा? 18 केजी होगा। तो आपका वेट ऑफ एनोड कंज्यूम कितना होगा? तो 18 केजी होगा। 18 केजी आपका एनोड क्या होगा? कंज्यूम होगा इन द प्रोसेस, कंज्यूम होगा इन द प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग। नो सर। ठीक है, किसी को भी दिक्कत समझने में? नहीं, ठीक है, ये रहा। ठीक है, हॉल प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि आपको लिथियम प्रोड्यूस करना, आपको लिथियम प्रोड्यूस करना कहाँ से? LiCl से लिथियम बनाना है। यानी एक सॉल्ट है LiCl, उससे आपको लिथियम प्रोड्यूस करना है। और आपका करंट एफिशिएंसी दिया हुआ है 75%। आपका करंट एफिशिएंसी दिया हुआ है 75%। और आपका जो चार्ज आप पास किए हो, तो टोटल चार्ज जो आप पास किए हो सिस्टम में वो है 1930 कूलम है। क्या है? 1930 कूलम है टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज आप पास किए हो। ठीक है, आपसे बोला गया है आपको निकालना है क्या? तो आपको निकालना है वेट ऑफ लिथियम, यानी इतना जब चार्ज पास करेंगे विथ करंट एफिशिएंसी 75%, तो उस केस में लिथियम का वेट कितना प्रोड्यूस होगा सिस्टम में, वो बताना आपको। ठीक है, लिथियम का मोल मास कितना होता है जी? तो लिथियम का मोल मास 7 ग्राम ले लेना। ठीक है, जल्दी से फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको।
इसका मोल निकालना है ना? वेट निकालना, वेट। ठीक है, मोल निकालो, कोई दिक्कत नहीं, मोल निकालो, मोल को 7 से मल्टीप्लाई कर देना तो वेट निकल जाएगा आपका। ठीक है, बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको करंट एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि करंट एफिशिएंसी और चार्ज एफिशिएंसी सेम होता है। तो आप इतना चार्ज पास करोगे तो कितना चार्ज कंज्यूम होगा, तो इसका 75% चार्ज कंज्यूम होगा। ठीक है, 1930 कूलम पास कर रहे हो तो चार्ज कंज्यूम कितना होगा, तो चार्ज जो कंज्यूम होने वाला है वो है आपके पास 3/4 टाइम्स ऑफ 1930 कूलम। अब इस चार्ज को चेंज करो फ्राइडे में, तो फ्राइडे में चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे 96500 से, तो होगा फ्राइडे। अब ध्यान ना, अगर आपको एक लिथियम चाहिए होता है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा सिस्टम से, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर गया सिस्टम में तो वो आपको एक लिथियम प्रोड्यूस करेगा, तो एक मोल लिथियम के लिए आपको 1 फ्राइडे पास करना पड़ेगा। तो 1 फ्राइडे से आपका लिथियम का 1 मोल होगा, तो जितना फ्राइडे हम पास करेंगे उतना ही मोल होगा लिथियम का। ठीक है, तो इतना अगर हम बोलते हैं कितना फ्राइडे हम पास कर रहे हैं तो इस लिथियम का मोल कितना होगा, तो मोल ऑफ लिथियम बहुत सिंपली है, कितना निकल के आ जाएगा, तो 1930 इंटू 3, ठीक है, बाई 4, नीचे हो जाएगा 96500, इतना मोल हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर, तो कैलकुलेशन करेगा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, चेक करना एक बार, तो 3 इसका मोल आ जाएगा 3/200। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को चेक करेंगे चलो अपना। ठीक है, तो मोल आ जाएगा 3/200, ये हो जाएगा इसका मोल। तो वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट को क्या करेंगे, तो आप सिंपली क्या करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके मोल मास से। तो लिथियम का मोल मास कितना होगा, 7 ग्राम, तो मोल को मल्टीप्लाई करो 7 से तो क्या होगा, तो वेट हो जाएगा 21/200 ग्राम हो जाएगा ऑफ लिथियम। ठीक है, यानी 1/10, यानी ग्राम में आंसर होगा 0.1 ग्राम के आसपास। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपके पास 3 अलग अलग सेल है, एक सेल में रखा हुआ है जिंक सल्फेट, एक सेल में रखा हुआ है Ag सिल्वर नाइट्रेट रखा हुआ है, और एक सेल में रखा हुआ है कॉपर सल्फेट। ठीक है, और बोला है कि हम सारा सेल जो है एक सिंगल सीरीज में कनेक्टेड है, इन सारा कनेक्शन सीरीज में रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें हम कुछ करंट पास किए हैं, कितना पास किए बताया नहीं हुआ है। ठीक है, बोला करंट पास किया होगा, ध्यान देना, क्योंकि आपका सिस्टम सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका जो करंट का वैल्यू यहाँ पे होगा वही करंट का वैल्यू यहाँ होगा, वही करंट का वैल्यू यहाँ पे होगा। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, सारे से क्या हो सेम पास करेगा। ठीक है, तो बोला गया आफ्टर सम टाइम के बाद देखा गया कि जो Ag वाला कंटेनर है उसमें Ag इतना 1.08 ग्राम डिपोजिट किया है। तो वेट ऑफ Ag जो डिपोजिटेड है वो उसका वैल्यू दिया है 1.08 ग्राम, क्या दिया है 1.08 ग्राम। ठीक है, ये आपका Ag डिपोजिटेड है। तो आपको बोला गया है कि अगर जिस पॉइंट पे Ag का वेट है 1.08 ग्राम डिपोजिट हुआ है उस टाइम पे जिंक का वेट कितना डिपोजिट होगा, और उस टाइम पे कॉपर का वेट कितना डिपोजिट होगा, ये ध्यान देना, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जो की कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आपका सारा सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो सारे सेल से करंट सेम जाएगा और चार्ज भी सेम जाएगा। तो सारे सेल से क्या होगा, करंट भी सेम जाएगा और चार्ज भी क्या होगा, सेम जाएगा, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग फास्ट।
जल्दी से बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि एजी के 1 मोल को डिपोजिट करने के लिए ठीक है आपको 1 मोल्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो आपको यहाँ पे एजी का मोल कितना है, तो मोल आपका 1/100 मोल है। तो आपको अगर एजी को 1/100 मोल अगर डिपोजिट करना है तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा F/100 फैराडे। ठीक है, तो सारे केस में सेम ही चार्ज पास कर रहे हैं हम, तो सारे के लिए चार्ज सेम होगा। तो जिंक +2 से आपको जिंक डिपोजिट करना है, तो आपको पता है कि आपको जिंक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो जिंक 1 बनेगा, तो जितना चार्ज पास करोगे उसका हाफ मोल होगा जिंक। तो चार्ज पास करेंगे अगर हम F/200 चार्ज अगर पास करते हैं तो पता है कि 2 फैराडे से 1 मोल जिंक बन रहा है। तो आपका F/2 फैराडे, आपके पास चार्ज कितना है F/100 फैराडे, आपका चार्ज है F/100 फैराडे। तो जितना फैराडे चार्ज होगा उसका आधा मोल बनेगा जिंक, तो जिंक बनेगा 1/200 मोल। जिंक प्रोड्यूस होगा 1/200 मोल। ठीक है, अब 1/200 मोल होगा जिंक का, तो उसका वेट कैसा होगा जिंक का, तो जिंक का वेट कैसे निकालेंगे, तो 1/200 इंटू क्या होगा 65, ये होगा आंसर इसका। सेम कॉपर वाले केस में ध्यान देना, सिमिलर केस कॉपर में भी है। तो आपको पता है कि कॉपर का 1 मोल बनाने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 2 फैराडे इक्वल टू 1 मोल होता है ऑफ कॉपर। आपका चार्ज कितना है F/100 फैराडे है, इसमें मोल कितना होगा कॉपर का, तो 1/200 मोल होगा कॉपर का। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे जी, इस 1/200 में आप मल्टीप्लाई कर देना 63.5 को, ये कॉपर के मोलर मास को। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस यहाँ तक को डाउट बच्चे आप लोग को किसी को इस क्वेश्चन में नहीं? ठीक सर, है, मैंने वहाँ पे गलती से 1/100 × 65 कर दिया। हाँ हाँ मुझे लग रहा था। ठीक है, तो सिली मिस्टेक नहीं करना क्वेश्चंस में। ठीक है, अब ध्यान देना, तो फ्राइडे लॉ पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। तो
लॉ क्या बोलता है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। आपको लॉ क्या बोलता है वो भी सीख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ है ना, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें लॉ का कहीं यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है। इसमें लॉ का कोई यूज नहीं किया अभी तक हम लोग, ठीक है। तो आगे भी लॉ का आपको यूज नहीं करना है। जो भी मतलब आपको क्वेश्चन सिंपली मोल क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाएगा, तो अगर आपको लॉ यूज कर सकते हो, बट आप हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को सिंपली वे में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फैराडे लॉ बोलता है, कभी देख लेते हैं हम लोग। तो फैराडे दो लॉ दिया हुआ था। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये बोला गया था कि मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज यूटिलाइज इन द प्रोसेस। यानी जो मास जो ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूज होगा वो प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज यूटिलाइज इन द प्रोसेस, ठीक है। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज को लिख सकते हैं IT, करंट करंट इनटू टाइम, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम लिखते हैं जेड लगाते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा, ZIT, यानी ZQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा, ठीक है। तो जेड को यहाँ बोला गया है, जेड इज को बोला गया है, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जेड को बोला गया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका वैल्यू होता है ई मतलब इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट E by 96500, E by 96500, ठीक है। ये था आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है जी, तो सेकंड लॉ ये बोल रहा था कि when same charge is passed through टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब सेम चार्ज को पास करते हैं दो अलग अलग सेल में, देन सेम नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर हम सेम चार्ज पास करेंगे तो हर सेल में सेम इक्वलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा, ठीक है। उसको मैथमेटिकली ऐसा बोला गया है सेम। तो मान लेते हैं कि आपका सेल 1 में आपका W अगर वेट प्रोड्यूस होगा तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है वेट को डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट से, एक है इक्विवेलेंट 1। और सेल नंबर 2 में अगर बात कर रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसमें अगर वेट प्रोड्यूस W हो रहा है तो उसको डिवाइड करना उसके इक्विवेलेंट वेट से, ये हो गया इक्विवेलेंट 2। दोनों इक्विवेलेंट को क्या करोगे, इक्वेट कर देना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट दोनों में सेम होना चाहिए। E1 को E2 से इक्वेट कर दो, ठीक है, और E1 E2 का वैल्यू को पुट कर दो तो ये आपका आ जाएगा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो हम लोग लास्ट अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इस फैराडे का सेकेंड लॉ पे बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका कोई यूज ही नहीं किए। हम लोग सिंपली क्या किए, अभी तक हम लोग सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं। यानी अभी तक जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें कहीं भी हम लोग फैराडे का लॉ का यूज नहीं किए हैं, ठीक है। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान देना आपको जो जिससे आसान लगे, आपको लॉ को यूज करना आप लॉ को यूज करो, या आप सिंपल मोल कॉन्सेप्ट यूज करो, जैसे आसान लगे उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये रहेगा ऑल अबाउट फैराडे लॉ। अब इसमें दो क्वेश्चन है, दो ट्रिकी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। आप ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है कि हम कैल्शियम कार्बाइड को पास करें वाटर में। कहाँ पास कर रहे हैं, वाटर में। तो इथाइन गैस निकलेगा। इथाइन गैस को हम पास करेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो बेंजीन बनता है। बेंजीन का हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो नाइट्रो NO2 ग्रुप जुड़ रहा है, और उसका हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं। यानी नाइट्रोबेंजीन का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो बनेगा, ये कन्वर्ट होगा NH2 में। कहाँ जाएगा, NH2 में।
यानी एनिलीन में कन्वर्ट होगा, यानी एनिलीन में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो बोला गया है कि अगर आपका करंट एफिशिएंसी यानी इस पॉइंट जब आप रिडक्शन कर रहे हो, जब आप अल्ट्राइड रिडक्शन कर रहे हो, तो उस टाइम में जो करंट एफिशिएंसी होगा, जब आप अल्ट्राइड रिडक्शन को कर रहे हो तो समझो करंट एफिशिएंसी है वो आपका 50% है। क्या है? 50% है। यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट एफिशिएंसी क्या है? 50% है। और यहाँ जो बैटरी आप यूज कर रहे हो ना, जिस बैटरी का यूज करके आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को करने वाले हो, यानी इस प्रोसेस को करने के लिए बैटरी का यूज कब पड़ेगा? तो उस बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है। बैटरी का वोल्टेज क्या दिया हुआ है जी? तो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैटरी हमको फाइंड क्या करना है? तो हमको बोला गया है फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड अक्रॉस द बैटरी। बैटरी के अक्रॉस कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है आपको निकालना है। फाइंड एनर्जी कंज्यूम अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, अगर बैटरी के थ्रू कितना एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं, ध्यान देना। तो एनर्जी जो कंज्यूम होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जी? तो बैटरी का एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू V। चार्ज, कौन सा चार्ज? जो कि आप पास किए हो, तो चार्ज टोटल जो आप पास किए हो इंटू वोल्टेज, ये होगा एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला बैटरी के क्रॉस। तो वोल्टेज तो दिया हो, वोल्टेज कितना? 3 वोल्ट है। तो वोल्टेज दिया हो तो हमको बस क्यू टोटल निकालना है, क्यू टोटल निकालना है। और यहाँ पे करंट एफिशिएंसी क्या? 50% है। इसका मतलब जो क्यू टोटल होगा वो आपके आपके क्यू कंज्यूम का डबल होगा। करंट एफिशिएंसी 50% का मतलब ये है ना कि जितना आप चार्ज पास किए हो उसका आधा कंज्यूम हुआ है। और आप क्यू कंज्यूम निकाल लोगे, अगर आप क्यू कंज्यूम निकाल लोगे तो उसे डबल करने से क्या मिल जाएगा? आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो पहले तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बाइड का 98.2 ग्राम दिया होता है मोल में चेंज कर। तो मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसे मोलोमा से डिवाइड करेंगे। तो मोलोमा से डिवाइड करो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3। क्या आ जाएगा? 0.3, यानी 0.3 मोल होगा। तो 0.3 मोल कैल्शियम कार्बाइड से को डालोगे पानी में तो आपका जो इथाइन गैस बनेगा वो भी बनेगा 0.3 मोल बनेगा। और इथाइन गैस को अगर हम पास करते हैं एफी के रेड हॉट ट्यूब से तो क्या होता है? बेंजीन में, ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है, ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान देना, 0.3 पार्टिकल से बेंजीन कितना बनेगा? 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। 3 से 1 बनेगा। ठीक है, 3 से 1 बनता है। ठीक है, तो आपका 0.3 मोल ऑफ इथाइन गैस से आपका बेंजीन कितना बनेगा? तो 0.1 मोल बनेगा। कितना बनेगा? 0.1 मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये 0.1 मोल प्रोड्यूस हुआ। अब 0.1 मोल का तुम नाइट्रेशन करेगा तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, तो ये भी क्या? 0.1 मोल बनेगा। और इसका तुम अगर रिडक्शन करते हो तो ये भी क्या बनेगा? 0.1 मोल बनेगा। ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब ध्यान ना, हमको देखना है कि इस यहाँ पे कितना चार्ज आप कंज्यूम किए हो, यानी यहाँ जब आप रिडक्शन कर रहे हो तो आप चार्ज कितना कंज्यूम कर रहे हो। इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर अल्टीमेटली आप चेंज क्या कर रहे हो? नाइट्रोबेंजीन को आप अनिल में चेंज कर रहे हो, नाइट्रोबेंजीन को आप अनिल में चेंज कर रहे हो। तो ध्यान देना, तो नाइट्रोबेंजीन अगर अनिल में चेंज होगा तो आपको गौर करना कि कहाँ के नाइट्रोजन का, यानी आपका अल्टीमेटली चेंज किस पॉइंट पे हो रहा था। गौर करना कि पूरे फिगर में बस ये दोनों जो बॉन्ड ओ का है वो हट के एच का आ जा रहा है, इतना ही चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे सिस्टम चेंज कर रहा है, यानी इसका 0.1 मोल था और यहाँ पे 0.1 मोल फॉर्म कर रहा है। तो सिस्टम बस एच के पास, यानी ओ को हटा के एच ला रहे हो। तो देखो इस प्रोसेस में आप कितना इलेक्ट्रॉन गेन करें, कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले हम ओ का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और चार्ज कितना है उसको देखेंगे ध्यान से।
O का बॉन्ड तोड़ते हैं, O का बॉन्ड हटा दे, ठीक है। O का बॉन्ड अगर ब्रेक करते हो ध्यान दो तो O का बॉन्ड तोड़ दे, तो तोड़ोगे तो O पे चार्ज क्या आएगा, तो O पे चार्ज आएगा नेगेटिव -2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 तो यहाँ पे +2 मतलब कितना हो गया, n पे चार्ज +4 हो गया। फिर आप H का बॉन्ड तोड़ दो, तो यहाँ पे राइट में H का बॉन्ड तोड़ोगे, H पे चार्ज क्या आएगा H पे चार्ज आएगा प्लस, H पे आएगा पॉजिटिव, N पे आएगा नेगेटिव, अल्टीमेटली -+4 से -2 जा रहा है सिस्टम, क्योंकि बाकी बॉन्ड को तो डिस्टर्बेंस हुआ नहीं, तो बाकी बॉन्ड को फोकस नहीं कर रहा है। O और H का बॉन्ड बस ब्रेक चेंज हुआ था बस, तो O और H को अगर हम देखेंगे तो आपका सिस्टम +4 से -2 में जा रहा है, तो अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होगा। तो अगर एक आपका सिस्टम 1 मोल कन्वर्ट होता तो 6 फाइडे यूज होता, लेकिन सिस्टम में 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल में आपका चार्ज कितना कंज्यूम होगा, तो 0.6 फाइडे होगा। यानी प्रोसेस का जो चार्ज कंज्यूम है आप निकाल लिए, तो क्यू कंज्यूम कितना हो गया, तो क्यू कंज्यूम निकल के आ चुका है 0.6 फाइडे। तो क्यू टोटल कितना होगा जी, तो 2 इंटू चार्ज कंज्यूम्ड, तो 2 इंटू 0.6 फाइडे, यानी क्या होगा 1.2 फाइडे, ये होगा आपका चार्ज टोटल, ठीक है। तो ये होगा चार्ज टोटल का वैल्यू 1.2 फाइडे। अब ध्यान देना, अगर बोलेंगे एनर्जी अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, चार्ज टोटल इनटू वोल्टेज। चार्ज टोटल कितना हुआ 1.2 फैराडे हुआ, और वोल्टेज कितना हो गया, तो वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। अब चूंकि आपको एनर्जी को निकालना जूल में, तो फैराडे को चेंज कर दो कूलम में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 96500 कूलम में हो गया, इंटू 3 वोल्ट हो गया। अब कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 इंटू 3 इंटू 96500 जूल हो जाएगा आंसर। इतना एनर्जी बैटरी के क्रॉस कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों लोग, किस दिक्कत है इसमें कोई। सर वहाँ पे जो 0.3 मोल से 0.1 मोल कैसे हुआ? अच्छा वो उसमें देखो, आप सिंपल सा चीज है ना कि आपका इथाइन गैस से, आपका इथाइन गैस से आपका बेंजीन बन रहा है, आपका बेंजीन बन रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो बेंजीन में 6 कार्बन होता है ना, इथाइन में 2 कार्बन है, तो मतलब 3 मोल अगर इथाइन कंज्यूम होगा, 3 मोल इथाइन कंज्यूम होगा तो बनेगा बेंजीन 1 मोल। तो अगर इथाइन 0.3 मोल है तो बेंजीन कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा, ठीक है मधु। यस सर। फिर आउट है यहाँ बच्चा, नहीं सर, हो गया। ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो आप लोगों को, लक्ष्मी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ ध्यान से। सर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं, ऐसा क्वेश्चन चांस नहीं है, बस इसलिए तो मैं बोला कि मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका कोई पार्ट आ सकता, मतलब इतना पूरा प्रोसेस नहीं पूछेगा, मतलब ए पार्ट पूछ सकता आपसे, ठीक है। ये सिंगल पार्ट पूछ सकता बस, यहाँ से इसमें कितना इलेक्ट्रॉन यूज करोगे, तो बस इतना पूछ सकता आपसे, ये पूरा पार्ट नहीं आया कभी, ठीक है। अब बोल देगा नाइट्रोबेन से एनिलीन में कन्वर्ट करने में आपका कितना, अगर इसका 1 मोल होगा तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन इसमें यूज करोगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जे एडवांस का है और ये आया हुआ क्वेश्चन है जे एडवांस में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं इसको डिस्कशन में लेके आया क्या, ठीक है, इससे इसको लास्ट में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड नहीं है, सिमिलर ध्यान देना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है 250 ml का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यूजिंग पीटी एनोड, प्लैटिनम एनोड इन कॉपर कैथोड, ठीक है, एट अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर, एट कांस्टेंट करंट ऑफ
2 मिलीएम्पेयर इज पास फॉर 16 मिनट, तो 16 मिनट के लिए पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है 250 ml का, उसको यूटिलाइज करें जी पीटी नोड आप यूज करके आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, एंड कॉपर का कैथोड है, ठीक है। बोला गया है एट कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिलीएम्पेयर इसको यूटिलाइज किया जा रहा है, कितनी देर के लिए, 16 मिनट के लिए, 16 मिनट के लिए। और इट वाज फाउंड दैट आफ्टर यूटिलाइसिस द अब्जॉर्बेंस, एक नया टर्म आपके लिए है अब्जॉर्बेंस, द अब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन वाज रिड्यूस टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो सॉल्यूशन का जो अब्जॉर्बेंस है वो घट जा रहा है, अपने ओरिजिनल वैल्यू के आधा हो जा रहा है, मतलब 50% हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब निकालना क्या है, बोला गया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सॉल्यूशन टू बिगिन विथ, यानी आप कॉपर सल्फेट का कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन आपके पास था बिगिनिंग में, आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग में कॉपर सल्फेट कितना था आपको ये निकालना है। और आपके लिए हिंट दिया हुआ है कि जो अब्जॉर्बेंस होता है, अब्जॉर्बेंस जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो अब्जॉर्बेंस होगा उसके मोलरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शनल होता है, यानी मोल के प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर अब्जॉर्बेंस घट रहा होगा तो मोल घट रहा होगा, तो मोल घट रहा होगा। ये आपका इसको इतना भी हिंट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। क्योंकि अब अगर आपका पहले आप करंट पास के 2 मिली एम्पेयर का और टाइम है 16 मिनट, तो उसको पहले चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज क्या होगा, आई इंटू टी। तो करंट को एम्पेयर में चेंज किए हैं और उसको टाइम को सेकंड में चेंज कर दिए हैं, तो चार्ज मिल गया हमको इतना। अब चार्ज को फायदा में चेंज कर ले, तो चार्ज को फायदा में चेंज कैसे करेंगे, तो 96500 से डिवाइड कर देना, तो आपका चार्ज फायदा में चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर का शेयर +2 होता है, तो +2 से अगर कॉपर आप निकालोगे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करोगे, यानी मतलब कॉपर का 1 मोल के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी दो फैराडे चार्ज अगर आप यूज करते हो तो कॉपर 1 मोल बनता है, तो जितना फैराडे होगा उसका आधा मोल बनेगा। इतना फैराडे है तो मोल कितना बनेगा, तो कॉपर का मोल निकाल सकते हैं, तो इसका आधा मोल कर दे, तो कॉपर जो डिपॉजिट करेगा, ध्यान देना, तो इतना फैराडे से कॉपर का मोल डिपॉजिट इतना करने वाला है, यानी 10⁻⁵ मोल कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट करेगा। अब ध्यान देना, बोला गया है कि जब इतना डिपॉजिट किया तो सॉल्यूशन का जो अब्जॉर्बेंस है 50% घट गया। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में जितना भी कॉन्सेंट्रेशन था उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया है। तो मान लेते हैं अगर कॉपर यहाँ पे अगर इसका मतलब है कि कॉपर का 2x होगा कॉन्सेंट्रेशन, तो अब वो x हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है कि 2x था उसमें से x हो चुका है, आधा मतलब आधा हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब आधा बाहर चला गया है। अगर अगर अब्जॉर्बेंस आधा घटा है मतलब क्या है, सिस्टम का जो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो चुका है। तो अगर 2x कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर x हुआ है तो x कहाँ गया, x बाहर चला गया है। इसका मतलब जितना कॉपर डिपॉजिट किया है उतना ही कॉपर, तो उसको वो x के इक्विवेलेंट हो गया। तो जितना मोल कॉपर बाहर आया है उतना ही मोल कॉपर सिस्टम में भी अंदर होगा, और कॉपर जो होगा आपके सॉल्यूशन में कितना था शुरू में, डबल होगा उसका, यानी इतना मोल अगर कॉपर अभी डिपॉजिट कर रहा है तो कॉपर सिस्टम में शुरू में कितना होगा, तो कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन शुरू यानी मोल जो होगा कॉपर का शुरू में वो डबल होगा उसका। तो मोल ऑफ कॉपर +2 क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा शुरू में इनिशियली। तो यानी जितना मोल कॉपर +2 होता है मोल क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, सेम ही चीज है ना, इसका मोल भी इतना ही होगा। तो आपको बिगिनिंग का कॉपर सल्फेट का आपको मोल मिल गया। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो आपको वॉल्यूम कितना दिया, 250 ml है, उसको डिवाइड कर उसको लीटर में चेंज कर कितना होगा, 1/4 लीटर होगा। तो 1/4 लीटर से डिवाइड कर सिस्टम को, तो आपको मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, तो आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालने के क्या करना पड़ेगा, तो आप ऑलरेडी मोल निकाल चुके हो आप लोग, मोल मिल गया है तो मोल को डिवाइड कर देना वॉल्यूम से, यानी 1/4 से, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 8 × 10⁻⁵ मोलिटी हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो चलो, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो इसके साथ आज का सेशन ओवर होता है बच्चों लोग। ठीक है, तो ये था फैराडे लॉ। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे अबाउट नॉट्स इक्वेशन, ठीक है।